हेलो एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे छात्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद फिर आप अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका हेल्थ सही नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई भी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने मेडिएवल इंडिया की शुरुआत की थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे गुलाम डायनेस्टी के बारे में। तो गुलाम डायनेस्टी पे हम लोगों ने 2 लेक्चर किया था। यदि आपने उसे देखा है स्लैब डायनेस्टी को, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लेक्चर और होगा जो कि हम लोग जिसका स्टार्ट बलबन से करेंगे। तो बलबन से पहले जितने भी शासक हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा गुलाम वंश का तीसरा लेक्चर होगा, स्लेव डायनेस्टी का तीसरा नंबर लेक्चर है। तो चलिए आप कलम और कॉपी निकाल लें और मेरे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप हेडिंग दे दीजिए गुलाम डायनेस्टी, तो आप दे ही चुके होंगे, पहले आपका नोट्स बन रहा होगा। अब लिखिएगा यहाँ पर बलबन, ठीक है? बलबन। तो बलबन के बारे में सबसे पहले यह जान लीजिए कि हम लोग क्या बात करेंगे। एक तो अर्ली लाइफ होता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ही इसका जो सुरक्षा के लिए कई सारा काम करवाता है, उन तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इसके जो अचीवमेंट हैं, ठीक है? इसके जो अचीवमेंट हैं उसको लेकर बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात कर सकते हैं इसके जो अदर कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? अदर कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम लोग बारी-बारी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लिखना हमारे साथ, पहले नंबर पे बात करते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला जो बलबन के बारे में यदि पॉइंट लिख सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि बलबन जो है मूल रूप से अल्बेरिया जनजाति का तुर्क था। ठीक है, कहाँ का था? अल्बेरिया जनजाति का। अल्बेरिया जनजाति का यह एक तुर्क था और इसको दरअसल वहाँ से खरीद कर लाया गया था। ठीक है, लेकिन बचपन में क्या हुआ कि वह मंगोल जो वहाँ पे गए थे, तो उन्हीं के हाथ में फँस गया। ठीक है, कैसे होता है कि कोई जनजाति का कोई यह तुर्क था किस जनजाति का? अल्बेरिया जनजाति का। तो वहाँ पर मंगोल गए थे अपने गुलाम को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे सभी लोगों को खरीदा। ठीक है, और यह गलती से मंगोलों के हाथ में ही चला गया। उसके बाद मंगोलों ने इसे एक सौदागर को बेच दिया, ठीक है? मंगोलों ने क्या किया, इसको एक सौदागर को बेच दिया और सौदागर को बेचने के बाद क्या हुआ, सौदागर से कई लोग गए थे गुलाम खरीदने के लिए। उसी में से एक शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी गुलाम खरीदने के लिए गया था अपने लिए। तो जब गुलाम खरीदने के लिए गया तो वहाँ पे वो कई गुलाम खरीदे, लेकिन बलबन को देखकर वह इसे नहीं खरीदा था। बलबन बहुत ही कुरूप था, ठीक है? बलबन कुरूप था और हिंदी साहित्य के अनुसार कुरूप जिसको हम लोग काला नाटा लोग रहता है उसको हम लोग कुरूप कहते हैं। यह हिंदी साहित्य की परिभाषा है। हालाँकि ये परिभाषा से मैं सहमति नहीं रखता हूँ, ये पूरी तरीके से रेसिस्ट है अपने आप में। ठीक है, तो चलो बलबन जो है वह कुरूप था इसीलिए इसको खरीदा नहीं था और नाटा भी था, कुरूप था, बिल्कुल ब्लैक था, तो बलबन को खरीदा नहीं। किसने? इल्तुतमिश ने नहीं खरीदा। तो बलबन ने खुद इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट किया कि मुझे खरीद लिया जाए। ठीक है? तो चूँकि वह बदसूरत था, नाटा था, तो इल्तुतमिश फिर भी सोचा कि चलो इतना सारा वो भीख की तरह माँगने लगा कि प्लीज़ मुझे भी खरीद लो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो इल्तुतमिश थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया और फिर बलबन को भी खरीद लिया और बलबन को खरीद कर लेकर चला गया कहाँ? अपने यहाँ। अब बलबन को जब लेकर के गया तो उसकी जो लाइफ़ की शुरुआत होती है एज़ अ भिश्ती के तौर पे होती है। आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के दरबार में बलबन किस पोस्ट पे था? तो भिश्ती के पोस्ट पे। भिश्ती कौन है? पानी पिलाता था। भिश्ती ने ये हुमायूँ की जान बचाई थी जब वह नदी में कूद गया था, ठीक है? तो देखो कहाँ पे नदी में कूदा था? बक्सर के पास जो नदी है वहाँ पे, बिहार में बक्सर के पास जो नदी है वहाँ पे कूद गया था, तो एक भिश्ती ने उसे बचाया था। तो बलबन जो है शुरुआती दौर में इल्तुतमिश के दरबार में एज़ अ भिश्ती काम करता है। उसके बाद धीरे-धीरे इसका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होते फिर लास्ट में एक बार
राजा भी बन जाता है। तो चलो आपसे सवाल पूछा जाए, अब पॉइंट वाइज लिखना। अलवर जनजाति का तुर्क लिखा आपने, यह दरअसल इसका जो स्टोरी था, इसको स्टोरी मत समझो, यह रियलिटी है। स्टोरी तो रियलिटी भी होती है ना कभी-कभी, इमेजिनरी स्टोरीज नहीं है, ठीक है? ये सब गलतफहमी भी दिमाग में मत लाना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, इल्तुतमिश के दरबार में यदि पूछा जाए कि यह किस पोस्ट पे था, तब पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे था, ठीक है? इससे पहले क्या था, भिस्ती के पोस्ट पे धीरे-धीरे इसका प्रमोशन हुआ। तीसरे नंबर पे बात करें तो रजिया का जब फेज आया, ठीक है, रजिया सुल्तान का फेज आया, तब यह अमीर ए शिकार, ठीक है, क्या अमीर ए शिकार, शिकार करने वाला जो अधिकारी होता था उस पोस्ट पे चला गया। चौथे नंबर पे यदि चौथे फैक्ट की बात करें तो रजिया के बाद बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह के शासनकाल में इसका प्रमोशन हुआ और बहराम के शासनकाल में क्या बन गया, अमीर ए आखुर, लिखिएगा अमीर ए आखुर बन गया। आखुर क्या, आखुर जो होता था ना अश्वशाला का, ठीक है, वहां का यह अधिकारी बन गया। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे इसका समय बढ़ा, किस्मत भी इसका साथ देती चली गई। तो फिर महमूद शाह आए, तो महमूद शाह के शासन काल में इसका पोस्ट और बढ़ गया, और गेस करो क्या बना, बताओ, मैंने बताया था ना, नायब ए ममलकत, नायब ए ममलकत एक पोस्ट का क्रिएशन किया गया था। कोई बताएगा किसके समय में किया गया था? बताओ, यह सवाल पूछा गया यूजीसी नेट में। आप लोग क्या पढ़ते हैं? आप लोग को आना चाहिए। महमूद शाह के ही दरबार में आमिर ए हाजिब, ठीक है, आमिर ए हाजिब के पोस्ट पे भी था। यह सारे पॉइंट आपको लिखना है नोट्स में, क्योंकि पीडीएफ है नहीं कि मैं पीडीएफ आपको डिमांड करवा सकता हूँ, सॉरी दे सकता हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखना, आप लिखते चलना हमारे साथ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, आप लिखते चलोगे, आप नोट्स तैयार करोगे, तभी आप एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन कर पाएंगे, नहीं तो चीजें फिर आपकी धरी की धरी रह जाएंगे। एक नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप वीडियोज को देख लेना फिर से, और एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी, ठीक? चलो, बलबन के बारे में और कुछ फैक्ट लिख सकते हैं हम लोग। जैसे बलबन पहला व्यक्ति है जिसने राजत्व का सिद्धांत लाया। आपसे पूछा जाए कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ किनशिप बोलते हैं, ठीक है? राजत्व का सिद्धांत किसका? राजत्व का सिद्धांत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ किनशिप, आप लिख सकते हैं, ठीक है, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद लिखना, यह दरअसल जब गद्दी पे बैठा, तो देखो बताया ना, यह अल्बेरिया जनजाति का क्या था? तुर्क था, और यह तुर्कानी चिहलगानी का मेंबर भी बन गया था इल्तुतमिश के समय ही, ठीक है? भिस्ती से धीरे धीरे करके प्रमोशन होता चला गया और तुर्कानी चिहलगानी का मेंबर बना। तो जब तुर्कानी चिहलगानी का मेंबर बना था, तो उसके 39 जो सरदार थे वह तुर्क गुलाम थे, ठीक है, तुर्क गुलाम थे, वह भी सभी तुर्क तुर्क गुलाम थे, और बलबन भी इसमें से जो एक था, वह भी तुर्क गुलाम था, लेकिन यह अल्बेरिया जनजाति का था, ठीक है, और यह निम्न जनजाति का था, ठीक ठीक है, समझ में आ रही बात? निम्न जनजाति का था। तो हुआ क्या कि जब बलबन गद्दी पे बैठा, तो इसे लगा कि जब मैं गद्दी पे बैठूंगा, तो चूंकि ये सारे के सारे मेरे साथी रहे, तो ये लोग सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बनेंगे, इसीलिए उसने गद्दी पे बैठते ही क्या किया, तुर्कान ए चिहलगानी का दमन करवा दिया। आपसे सवाल पूछा जाए कि तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किसने करवाया, अब बोलिएगा कि बलबन ने करवाया, ठीक है? सवाल पूछा जाएगा नहीं, सवाल पूछा गया है, इसीलिए आप ध्यान रखना इसको, एक। दूसरी बात, जब यह गद्दी पे बैठा, तो चूंकि इसके सभी दोस्तों को पता था कि यह निम्न जनजाति का है, इसीलिए इसने क्या किया कि एक आदेश पारित करवाया, और आदेश पारित करवा करके राज्य में सभी लोगों को कहलवाया जबरदस्ती। क्या कहलवाया कि मैं जो हूँ, मेरा जो संबंध है वह ईरान के, कहाँ के? ईरान के अफरासियाज, ईरान का उस समय का एक बड़ा डायनेस्टी था जिसको बहुत ज्यादा इज्जत था, ठीक है? तो उसके बारे में कहा कि अफरासियाज, ठीक है, किस वंश का? अफरा, लिखिएगा, यह गलत लिखाया है, अफरा सियाब। कई किताबों में आपको अफरा सियाज भी मिल सकता है, आपको जो भी आए आप गलत मिस्टेक मत करना। अफरा सियाज वंश से अपना संबंध बताया ताकि लोगों के अंदर यह भाव उत्पन्न हो, इज्जत का भाव मेरे लिए उत्पन्न हो, क्योंकि लोग ऐसे समझ जाते हैं ना कि निम्न जाति का है, गद्दी पे बैठ गया है, तो इसको इज्जत वगैरह नहीं करते, इसलिए इन्होंने अपना संबंध जो है ईरान के बहुत बड़े डायनेस्टी अफरासियाज डायनेस्टी से अपने आप को जोड़ा है, ठीक। आगे पॉइंट लिखिए, बर्नी जो है, बर्नी का नाम जानते हैं आप लोग? मैंने सोर्सेज में आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था। बर्नी कहता है बलबन के बारे में कि बलबन ने रक्त की शुद्धता पर विशेष बल दिया,
ठीक है, और शासन में जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उसे पदच्युत कर दिया। बर्नी का स्टेटमेंट है, फिर से लिख लीजिए। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर विशेष बल दिया तथा शासन में जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें पदच्युत कर दिया। पदच्युत का क्या मतलब होता है? पद से हटा देना किसी को। ठीक है, पदच्युत कर देना मतलब पद से उसको हटा देना। गद्दी पे जो बैठे हुए थे लोग तो उनको कहा कि चलो निकल लो, अब तुम्हारा समय आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगले फैक्ट पर बात की जाए तो अगले फैक्ट में जब हम लोग आएंगे बर्नी को छोड़कर, ठीक है, बर्नी के बाद अगले फैक्ट पे आते हैं जो कि बलबन ने खुद अचीव किया है, या यूं कहो कि जो अपना अपने नाम से जो कई तरह का उपाधि धारण किया उसमें से उपाधि का लिखिएगा। पहला उपाधि लिखिए, उसने उपाधि धारण किया था नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव अंग्रेजी में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। ठीक है, और दूसरा उपाधि धारण किया था जिले इलाही। ठीक है, जिले जिले इलाही। ठीक है, आप लिख रहे हैं हमारे साथ ना, जिले इलाही का उपाधि धारण किया था जिसका अर्थ होता है शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का मतलब शैडो ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह की छाया, शैडो ऑफ गॉड ईश्वर की प्रतिछाया। यह दरअसल यह दो उपाधि इन्होंने धारण किया था। इसके अलावा इन्होंने कई तरह के सिस्टम भी चालू करवाए थे। उस सिस्टम के बारे में भी ध्यान रखिए, क्योंकि ईरान के अफरासियाज डायनेस्टी से अपना संबंध जोड़ा था, तो यह नए नए चीज को भी शुरू करवाएगा जो कि ईरान में जिसको सेलिब्रेट किया जाता रहा हो। जैसे उसमें क्या है, एक जो है इन्होंने नौरोज सिस्टम का, ठीक है, नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया था। आपसे पूछा जाएगा नौरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की थी किसने? बलबन ने, क्योंकि ईरान में अफरासियाज डायनेस्टी में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। आगे बात करते हैं, सिजदा की शुरुआत की थी। सिजदा को कई लोग सजदा बोलते हैं, आप जो कह सकते हैं। ठीक है, सजदा और पायबोस का, सजदा का मतलब होता है सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना। लिख लीजिए, यह पूछा जाएगा। सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना। ठीक है, सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना इसका अर्थ होता है। और दूसरा इन्होंने सिस्टम शुरू किया था पायबोस का। ठीक है, पायबोस। पायबोस भी लिखिएगा। पायबोस का क्या अर्थ होता है? सुल्तान का चरण चूमना। ठीक है, सुल्तान का चरण चूमना। चूमना मेरे ख्याल से इधर से होगा। ठीक है, यानी किस करना। ठीक है, वो किस नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं आप। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगले नंबर पे बात करें तो ये मेरे ख्याल से आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लिखते चलना इसको, यह फैक्ट वगैरह या आपको मिलाने के लिए आता है और इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने सवाल इससे पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं, नैरोज का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और लिखिए, बलबन के राजत्व की सिद्धांत की जानकारी जो है, क्योंकि बर्नी हमें बताता है ना इसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में, तो बर्नी का कौन सा किताब था? ऑब्वियसली उसी के किताब से जानकारी मिलेगा हमें। तो उस किताब का नाम जानते होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, यदि पढ़े होंगे सोर्सेज वाले लेक्चर को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बर्नी का ही किताब था फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। इसमें ही दरअसल बलबन के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। आपसे पूछा जाए कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वह बर्नी ने अपनी किस पुस्तक में चर्चा किया है? तो तारीख फिरोज शाही में। आगे लिखिएगा, और बलबन ने सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत और मद्यपान, ठीक है, इस पे नृत्य पे, संगीत पे, उसके साथ-साथ मद्यपान पे, जो शराब, सिगरेट वगैरह का जो महफ़िल लगता था, उन सभी पे बैन लगवा दिया। ठीक है? और कहा था कि दरबार में ना मैं हँसूँगा ना कोई और हँसेगा। सोचो, मतलब हँसने पे बैन लगा दिया कि कोई भी हँसेगा तो उसका गला उतार लूँगा। सोचो कितना मतलब अंदर से खड़ूस होगा। आप समझ रहे हो, घर में भी ऐसा होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। घर में देखा जाता है कि लड़कियों को जोर से हँसने पे पिताजी डाँट देते हैं। लड़के तो हा, 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 हा करके मुँह फाड़ते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ भी है हमारे यहाँ। खैर तो ये सब तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इन्होंने दरबार में जो चीज़ें लागू की थी वो एक्चुअली में लागू की थी। कोई व्यक्ति हँस देता था तो उसका गला उतार दिया जाता था। तो सोचो ये किस तरीके का कितना फ़ैनेटिक रहा होगा, फ़ैनेटिक का मतलब कट्टर रहा होगा, है ना? चलो, आगे बात करते हैं। अब देखो चूँकि ईरान से अपना कनेक्शन जुड़ा था, तो ईरान में फ़ारसी बोला जा रहा था, ठीक है? फ़ारसी लैंग्वेज, तो फ़ारसी भाषा के या फ़ारसी कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक है?
फारसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्शियन। पर्शियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही अपने पोते पोतों का नाम रखा। ठीक है, पोते पोतों क्या होता है? पोता का नाम रखा। दो पोते थे, दो बेटा था ना, बताओ कौन कौन बेटा था? एक का नाम था शहजादा मोहम्मद और बड़ा बेटा था, दूसरे का नाम था बुगरा खां, है ना? तो इन दोनों का जो बेटा हुआ था, इन दोनों के बेटे का यानी कि अपने पोते का नाम जो है फारसी रीति रिवाज के अनुसार रखा था। तो इसका दो पोता था, बताओ कौन कौन था? एक का नाम था कैकुबाद और दूसरे का नाम था क्यूमर्श। दूसरे का क्या नाम था? क्यूमर्स। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक गुलाम डायनेस्टी के ही शासक है, ध्यान रखना। गुलाम वंश में ही हम लोग तीसरे डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं। अच्छा, बलबन ने एक नए वंश की नींव रखी थी। पूछा जाता है कि बलबनी वंश का फाउंडर कौन रहा है? तो बलबन जहाँ से शुरू होता है वहां से एक नया वंश शुरू होता है, बलबनी वंश। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना चाहे नहीं, आपके मर्जी के ऊपर नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना ही होगा, नहीं तो एग्जाम में आप गलती करके आ जाओगे फिर, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो, आप लिखते चलो ताकि कोई भी चीजें गलत ना हो। पढ़े तो उसका तो आउटकम भी आना चाहिए ना, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं। पढ़ोगे जेआरएफ निकलेगा तभी तो 26 लाख रुपए लोगे। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन से कई लोगों का छूट जाता है। बलबन ने 30 वैसे अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था जिनका संबंध उच्च कुल से था, ठीक है। 30 वैसे अधिकारी। अब सोचो, अपने यहाँ चूंकि निम्न जाति का था ना, तो सोचता था कि अब कोई अपर जाति का रहेगा मेरे साथ तो उसको तो पता है कि ये निम्न जाति का है, तो वो मेरे बात को नहीं मानेगा। तो उसने क्या किया कि जो भी अपर जाति के थे उसके समय में, उसको कहा कि चलो निकल लो, ठीक है, निकल लो, मतलब का गद्दी से हटा दिया। उसके बाद बलबन का एक स्टेटमेंट है जो, मतलब देखो कितना अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, खुद निम्न जाति का है लेकिन क्या कहा है बलबन ने, स्टेटमेंट को लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। कहा है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को, तुच्छ का मतलब निम्न परिवार, तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी शरीर, ठीक है, मेरी जो शरीर है, बॉडी है, कि नारी, नारी समझते हो, क्रोध से उत्तेजित हो जाता है और मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। ठीक है, यह जो तलवार होता है ना, इस टाइप का, ऐसे तलवार जो होता है और यहाँ पर जो पकड़ने के लिए बनाया जाता है, इसी को मूठ कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैं किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो जो मेरा हाथ जो है तलवार की मूठ पे चला जाता है और मैं चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी काट के हटा दूं। तो जो किस तरीके का कट्टर व्यक्ति होगा, और कट्टर नहीं, यह तो डिप्लोमेसी है ना, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। चूंकि खुद निम्न जाति का है तो देखता था कि इसके विरोध में स्टेटमेंट जारी करेंगे तभी हमको क्या होगा, इधर से हमको कंसेंट भी मिलेगा जो कि अपर कास्ट का या फिर अपर जाति का जो व्यक्ति हमारे शासन प्रशासन में है। ठीक, उसके बाद देखिए, कहता है कि बलबन अपने राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के लिए खलीफा से अनुमति प्राप्त करने की चर्चा करता है। ठीक है, खलीफा से क्या करता था, राजनीतिक अधिकार के लिए, अपने पॉलिटिकल अधिकार के लिए खलीफा के साथ कई बार डिस्कशन किया और सिक्का पर अपना नाम भी अंकित करवाया। ठीक है, ये सारा काम बलबन ने किया है। आगे बात करते हैं बलबन के बारे में, कुछ और फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो, बलबन के समय अटैक भी होता है तो इसीलिए बलबन जो है गद्दी पे बैठता है। तो बहुत सारी चीजें थी ना, तो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वह शक्ति या प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। सवाल पूछा गया है, आपसे पूछा जाए कि बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो न्याय, शक्ति एवं प्रतिष्ठा पे। ठीक है, न्याय, शक्ति एवं प्रतिष्ठा, इन तीन चीजों पे। जैसे प्रतिष्ठा और क्या, अनुशासन, इस तरीके से है ना, एक डायलॉग है मोहब्बतें फिल्म का, अमिताभ बच्चन का, उसी तरीके से। ठीक है, चलो, मोहब्बतें फिल्म देखे हो आप लोग? नहीं देखे हो, देखना, अच्छी मूवी है, पर देखना ही बस, फॉलो मत करना लाइफ में, नहीं तो कुटा जाओगे। आगे बात करते हैं बलबन की जो कई तरह की समस्याएं रही है। बलबन के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी तो रहे हैं, जैसे इल्तुतमिश आया था तो उसके समय भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे, तो बलबन के समय भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। ठीक है, तो उसके समय चार समस्या मुख्य तौर पे बलबन के समय चल करके आता है। बलबन जब गद्दी पे बैठा तो होता क्या था कि दिल्ली के आसपास एक मेवात प्रदेश था, वहां पे लोग बहुत उत्पात मचाते रहते थे। बलबन तो ऐसे ही गुस्सा रहता था, एक तो निम्न जाति का था और दूसरी बात गद्दी पे किसी भी तरीके से बैठा था, ससुर को जहर दे करके। ठीक है, तो जहर देने वाला दामाद था, सोच लो। तो वहां पे जो मेवाती लोग थे ना वो बहुत उत्पात मचाते रहते थे, तो पहला समस्या यह था। दूसरा समस्या यह था कि जो गैंगेटिक जोन है, ठीक है, गंगा और यमुना का जो दोआब है, दोआब किसे कहते हैं बताओ, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हो ना। दोआब जहाँ पे दो नदियां, ठीक है, आब का मतलब क्या होता है, आब का मतलब होता है जल, ठीक है, तो दो का मतलब दो,
जहाँ पे 2 जल आकर के मिलते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो एक नए लैंड का निर्माण होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, उसी को हिंदी में दोआब कहते हैं, ठीक? तो गंगा, यमुना, दोआब का जो प्रदेश है, वह भी हमेशा सुल्तान को चुनौती देते रहता था, ठीक है? सुल्तान गर्म रहता था, कौन है सुल्तान? बलबन। तीसरे नंबर पे बात करें, तो अवध की तरफ जो रास्ता जाता था, ठीक है? अवध कहाँ में बताओ? कोई उत्तर प्रदेश के हो? ऑब्वियसली होगे ना? तो देखो अवध की तरफ जो रास्ता जाता था उस रास्ता में भी जो व्यापारी लोग जाते थे उसको लुटेरे लोग, ठीक है? उसको लूट लेते थे, उसका माल वगैरह जो रहता था, उसको पूरी तरीके से लूट लेता था। उसका चौथे नंबर पे बात करें तो कटेहर का जो हिस्सा है और उसके साथ-साथ बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, ठीक है? बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, इन इन हिस्सों में भी क्या करते थे ये लोग? व्यापारी को लूट लेते थे। तो 4 समस्याएँ थी बलबन के समय की, तो बलबन के समय ये चारों समस्याओं को बलबन फिर डील करता है। पहले नंबर समस्या की बात करते हैं, वह कैसे डील करता है? तो लिखिएगा पहला समस्या क्या था? मेवातियों का दमन, ठीक है? मेवातियों का दमन करवाता है। पहले समस्या क्या था? मेवाती लोग उत्पात मचा रहे थे, तो मेवातियों का दमन करवाता है। ये क्या हो गया? चलो, मेरे ख्याल से आप लोग हमारे साथ लिख रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है? और वीडियो को पॉज़ करके लिखिएगा, जहाँ पे लगे कि स्पीड बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा, ठीक? पहले नंबर पे लिखिए, पहला जो है मेवातियों का दमन करवाया, ठीक है? मेवातियों का दमन। मेवातियों का दमन कैसे करवाया? मेवाती चूँकि राजधानी दिल्ली के आस-पास के सीमावर्ती इलाके में रह रहे थे, स्पेशली जंगल वगैरह में रहते थे वो लोग। तो क्या किया कि दिल्ली के आस-पास जितना भी जंगल था, वो जंगल को ही कटवा दिया। बोला कि जंगल साफ करो, ये लोग बहुत नौटंकी किए। तो उसने क्या किया? जंगल को ही साफ करवा दिया, जंगल को कटवा दिया। और गोपालगिरी में आपसे पूछा जाएगा, गोपालगिरी में इन्होंने एक दुर्ग बनवाया, ठीक है? एक फोर्ट का निर्माण किया और वहीं पे चौकीदारी के लिए लोगों को रखवा दिया, ठीक? और कई थाने बनाए वहाँ पे, कई पुलिस स्टेशन बनाया और वहाँ पर अफ़गान सैनिकों को, किनको? अफ़गान सैनिकों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। कहाँ पर? गोपालगिरी में। इस तरीके से उस समस्या से वह बाहर निकला। दूसरे नंबर पे गंगा यमुना का दोआब का जो लैंड था, ठीक है? गंगा यमुना फर्टाइल लैंड का जो हिस्सा है, दोआब का जो हिस्सा है, वहाँ पर यह दिया गया, आदेश दिया बलबन ने कि देखो उसके आस-पास का जो इलाका है, जो भी गाँव है, ठीक है? वहाँ पे जो भी नौटंकी कर रहा है, क्या करो कि वहाँ के गाँव उड़ा दो, ठीक है? सीधा का सीधा जला दो, बात खत्म करो, सभी पुरुष को मरवा दो। इस तरीके से गंगा यमुना दोआब का भी हिस्सा को इसने जो वहाँ पे समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी, उसका निवारण किया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तीसरी जो समस्या थी अवध की समस्या। अवध की समस्या के लिए क्या किया कि अवध के पास जो काम्पिल्य का इलाका और पटियाली क्षेत्र का इलाका है, ठीक है? वहाँ पे 5-6 महीना तक कूद गया, ठीक है? अवध में रिवोल्ट होते रहता था ना, तो बहुत बार कोशिश किया, हुआ ही नहीं। तो एक बार गया, 5-6 महीना रहा वहाँ पे, ठीक है? 5-6 महीना कहाँ रहा? अवध के आस-पास का इलाका जो है, उसका नाम है काम्पिल्य। काम्पिल्य का इलाका और पटियाली का इलाका। पटियाली के इलाका में वह उतना वहाँ तक 5-6 महीने तक रहा, ठीक है? और कई जगहों पे पुलिस चौकी बनाया और लोगों को खूब कूटा, अफ़गान सेनाओं को नियुक्त कर दिया था और फाइनली उसका दमन करवा दिया वहाँ विद्रोहियों को, ठीक है? और यही जो विद्रोहियों का दमन करवाता है, इसी नीति को बोला गया है रक्त और लौह की नीति। आपसे पूछा जाता है बलबन का जो रक्त एंड लौह का नीति क्या था? यह विद्रोहियों के दमन के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आप लिखना, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि बताओ रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? चौथे नंबर पे बात करते हैं, उनका समस्या था कटेहरों का दमन। ठीक है, कटेहर लोग चूँकि बुंदेलखंड के हिस्से में जो थे, वो हुआ करते थे, तो उनका भी दमन के लिए क्या किया कि वहाँ पे भी प्रत्येक गाँव में, ठीक है, वहाँ के आस-पास के जो गाँव थे, वहाँ पे जो भी, चूँकि विद्रोह कौन करेगा? ऑब्वियसली रिबेलियन कौन बनता है? जो यंग पीपल है, ठीक है? जो यंग लोग हैं वही। तो ये क्या किया कि वहाँ पे जितने भी यंग लोग थे, बोला कि उन सभी को काट दो, ठीक है? सीधा कटवा दो।
ठीक? और कटवा दो और ऐसा कटवाओ कि मतलब वो लोग आगे फिर बच्चा ना पैदा कर सके। इस तरीके से मतलब बहुत गंदे तरीके से वहाँ के लोगों को बहुत मार मरवाया, इतना मार मरवाया कि मतलब फिर दोबारा वो लोग मुँह उठा करके, मुंडी उठा करके बलबन की तरफ, बलबन के विरोध करने का कभी भी बलबन के सामने खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरीके से अपने चारों समस्याओं का इन्होंने दमन करवा दिया। समझे? आगे बात करते हैं। बलबन की 2 समस्याएँ और थी, 2 स्पेशल इसकी समस्या है। ये तो मतलब इंटरनल इश्यूज़ था ना, 2 एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं। एक्सटर्नल इश्यूज़ और इंटरनल इश्यूज़ क्या होता है? बताओ, कोई बताओगे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो? इंटरनल सिक्योरिटी होता है ना और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक इंटरनल सिक्योरिटी में जो यूपीएससी से जो तैयार होके लोग जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईएएस, आईपीएस बनते हैं। और जो आप बीएसएफ वगैरह, सेना वगैरह में जो लोग जाते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी करते हैं। ठीक? तो ये 2 तरीके की सुरक्षा है, तो उसी तरीके से बलबन का जो आंतरिक समस्या था उसका तो दमन कर दिया। अब बलबन को समस्या है तो बाहर का समस्या, ठीक? इस समय एक समस्या जो आई, वो बंगाल से चल कर के आई। बंगाल इसका बाउंड्री वॉल था, है ना? तो बंगाल की समस्या यह थी ना कि जब बलबन गद्दी पे बैठा था, तो उस समय बल वहाँ का जो शासक था उसका नाम था तातार खां। आपसे पूछा जाए कि बलबन का कंटेम्पररी बंगाल का शासक कौन था? तो तातार खां था, आप याद रखना, ठीक? तो उसने क्या किया कि बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बोला कि चलो साहब गद्दी पे बैठे हैं, तो बलबन को एज़ ए साहब एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्ट नहीं बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक? एक्सेप्ट जब कर लिया, उसके बाद तातार खां मर गया। मरने के बाद तुगरिल खां, ठीक है, तुगरिल खां को बनाया गया वहाँ का शासक। कहाँ का? बंगाल का। तुगरिल खां, और शासक रहता कहाँ था? लखनऊती में। तो तुगरिल खां को बनाया गया। अब तुगरिल खां जो था 1279 ईस्वी में, ठीक है, हालांकि ये बलबन का दास था। देखो बलबन खुद गुलाम था। ये प्रथा चलता रहा। बलबन का क्या था? दास था। बलबन किसका दास था? इल्तुतमिश का। बलबन का दास तुगरिल खां। ठीक, और भी कई लोग थे। तुगरिल खां चूंकि शासक बना तो इसका जगह दिया गया इतिहास में। तो देखो तुगरिल खां जो है 1279 में, कब? 1279 में रिवोल्ट कर देता है। ठीक है, 1279 में क्या करता है? रिवोल्ट कर देता है। तो और रिवोल्ट करने के बाद कहता है, अपने आप का नाम बदल लेता है। कहता है कि मेरा नाम जो है आज के बाद सुल्तान मोहिस-उद-दीन है। ठीक है? सुल्तान मोहिस-उद-दीन है और मैं इसी नाम से यहाँ पर शासन करूँगा। अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा लेता है। और इसकी हिम्मत तो देखो, बलबन का दास है, बलबन गद्दी पे बैठा हुआ है। उसके बावजूद इसने क्या किया कि अपने नाम का सिक्का चलवा लिया। बंगाल में सोचो, ये मतलब इतना बड़ा रिबेलियन था, ऐसे आसान काम नहीं होता सिक्का चलवाना। तो सिक्का चलवा लिया, उसके साथ-साथ अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा लिया। ठीक है, अपने नाम का खुतबा पढ़वा लिया। ठीक, ये सारे काम कर लिए किसने? तातार खां के मरने के बाद जो शासक बना था तुगरिल खां। ठीक, तुगरिल खां ने ये सारा काम किया। उसके बाद क्या होता है, चूँकि यह सारी बातें बलबन को पता चलेगी, तो बलबन क्या करता है कि बलबन इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको? तुगरिल खां को दबाने के लिए भेजता है किसको? अमीन खां को। अब अमीन खां को जो है इतना मार मारता है, मार के पिला देता है। ठीक है, तो अमीन खां जो है हार जाता है। ठीक, उसके बाद बहादुर खां को भेजता है। तो बहादुर खां को जब भेजता है, तो बहादुर खां को भी मार के पिला देता है। अब देखो बहादुर खां भी गया और अमीन खां भी गया। अब इसके 2 सेनापति चले गए। अब तो बलबन इतना गरम हो गया, बलबन बोला, "अरे यार, ये क्या हो रहा है? मतलब दास की इतनी औकात हो गई, मेरे 2 सेनापति को उड़ा दिया।" उसके बाद बलबन कहता है कि नहीं, अब तो मैं खुद ही जाऊँगा। उसके बाद जाता है बलबन, ठीक है? और बलबन अपने साथ-साथ किसको लेकर जाता है? बेटा को, छोटा बेटा को। कब जाता है बलबन? 1281 से 82 में। छोटा बेटा कौन है? बुगरा खां। कौन है? बुगरा खां। खान या खां लिखो, अंग्रेजी में तो दोनों सेम ही लिखाएगा ना। अब देखो बलबन जैसे ही पहुँचता है ना बंगाल, तो तुगरिल खां का तो चूँकि वो मालिक है ना भाई, तुगरिल खां डर से भाग जाता है। लखनऊती में पले रह रहा था, भाग रहा, भागते एक बार पकड़ा गया। किसी तरीके से बलबन तो चूँकि सुल्तान था ना, उसका आदमी सभी जगह था। बलबन के हाथों पकड़ा जाता है, उसको काट देता है सीधा, बोलता है चलो बहुत नौटंकी किया तुम, अब कोई डिस्कशन नहीं, कोई संवाद नहीं, उसकी हत्या करवा देता है। ठीक? अब देखो यहाँ से सवाल आएगा कि बलबन जो है एकमात्र सैन्य अभियान किया था, वह बंगाल का अपने नेतृत्व में, बाकी सभी जगह पे अपने लोगों को भेजता रहता था। ठीक है? इस तरीके से वहाँ पे बुगरा खां को जो आगे है, लखनऊती का शासक बना देता है। किसको? उसको मार करके पिलपिला दिया, हत्या कर दिया, उसके बाद अपने बेटा को कहा कि देख बेटा, गद्दी पे बैठ
और गद्दी पे बैठ, लेकिन यह भी कहा कि देखो तुम यदि गलती से भी तुगलक खां की तरह कुछ किए तो तेरा भी वही हश्र करूंगा बेटा। इसलिए याद रखना, मैं बेटा बेटा कुछ नहीं, बेटा बेटा अपनी जगह पे कूट के रख दूंगा कुछ भी किए तो। अब देखो, यह तो बंगाल की समस्या थी। एक एक्सटर्नल इश्यूज और आया, और वह इशू क्या था बताओ? मंगोल इन्वेजन होता है इस समय। मंगोल जो है इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, ठीक। अब मंगोल आक्रमण से भी तो इसको बचना है ना, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या किया? इसने दो सुरक्षा चौकी बनवाई थी। आपसे पूछा जाएगा, दो सुरक्षा चौकी बनवाई, ठीक है। कौन कौन सुरक्षा चौकी थी बताओ? एक जो सुरक्षा चौकी था वह लाहौर का क्षेत्र था, ठीक है, लिखो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र, ठीक है। और दीपालपुर का क्षेत्र में यहाँ पर क्या किया? एक चौकी बनवाया, और यहाँ पर अपने बेटे शहजादा मोहम्मद, इसका बड़ा ही प्यारा बेटा था, बड़ा बेटा, ठीक है, शहजादा मोहब्बत को मोहब्बत कह रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत होगी, मोहम्मद को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। मोहब्बत कहाँ से आ गया? अब मोहम्मद को अपॉइंट कर दिया, शहजादा मोहम्मद को, अपने बड़े बेटे को। उसके बाद दूसरा जो चौकी बनाया था वह बनाया था सुमन और समाना के क्षेत्र में, सुमन और समाना के क्षेत्र में, ठीक। और यहाँ पर क्या किया कि अपना जो छोटा बेटा था, कौन? बुगरा खां, बुगरा खां को बोला कि बेटा तू यहाँ पर रह ले, बड़ा भैया तेरा बगल में, ये कोई दिक्कत होगा तो आपस में बात बात करते रहना वॉकी टॉकी से, ठीक है। अब बाकी हमको बताना। अब क्या हुआ दोस्तों कि 1285 एडी का समय चल रहा है, ठीक। अब क्या हुआ कि इसी समय एक व्यक्ति था मंगोल आक्रमणकारी, उसका नाम था तिमूर। इसी का नाम तैमूर। हम लोग क्लास 6 में थे ना, तो हम लोग इसको तैमूर के बारे में पढ़े थे कि बाप रे, दिल्ली में आया था, पूरा आग लगा दिया, 14 दिनों तक कत्लेआम करता रहा, खूब लोगों को काटा, ये किया वो किया, बहुत सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्लास 6 में एक स्टोरी था, हम लोग पढ़े थे। तो वह क्या किया कि तैमूर का जब आक्रमण हुआ 1285 में, तो उसी समय आक्रमण में लड़ते रहा कौन? इसका बड़ा बेटा क्या करता? बलबन का बेटा था तो लड़ता ही। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ कि बेचारा शहीद हो गया, ठीक है। शहीद हो गया तो उसके बाद बलबन बोला कि चल बड़ा बेटा तो निकल चुका, अब क्या करें? तो उसका नाम दिया शहीद ए आजम। अच्छा चलो, शहीद ए आजम से एक सवाल आया। अब बताओ, भारत में एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उनको शहीद ए आजम की उपाधि दी गई है, कोई बता सकता है किनको दिया गया है? नहीं बताओगे? चलो मत बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना खोज करके, ठीक है। अब जानू कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हो, मेहनत करते हो, नहीं तो फिर क्या पढ़ते हो यार, सब कुछ मतलब मेरे ऊपर निर्भर रहोगे। अब देखो, हुआ क्या कि जब यहाँ से चले गए, इनकी मृत्यु हो गई, किनकी मृत्यु हो गई? शहजादा मोहम्मद की। उसके बाद फिर एक ही बेटा इनका बचता है, छोटा बेटा, जो आगे चल करके वो भी मारा जाएगा, ठीक। यह तो था दो एक्सटर्नल इश्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। बात कर लेते हैं कुछ बलबन के जो कुछ दरबार में लोग रहते थे, या फिर कह सकते हो शहजादा मोहम्मद के दरबार में या बलबन के दरबार में, मेरे ख्याल से बलबन के ही दरबार में जो लोग रहते थे उनका नाम था आमिर खुसरो, ठीक है। आमिर खुसरो जो थे, उसके साथ साथ आमिर हसन थे, आमिर हसन थे, आमिर हसन का पूरा नाम है आमिर हसन सिजदी। ये लोग थे। पारसी कवि एक थे, उनका नाम था शेख शादी। अब पूरा नाम लिखना, शेख सादी। यह थे। इन सभी को, लेकिन शेख सादी को दरअसल इनवाइट किया था कि आइए मेरे दरबार में, तो शेख सादी जो थे ना, वो बुजुर्ग हो चुके थे, वो बोले कि नहीं अब तो चलने फिरने में नहीं बनता है साहब, अब कैसे आए दरबार में? तो नहीं आ पाए थे, तो ये दो लोग दरबार में रहते थे। समझ में आ रही बात? आगे लिखो। बलबन का प्रशासनिक सुधार थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बलबन का प्रशासन के बारे में बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ बलबन, आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे लिखिएगा, बलबन ने एक जो गठन किया था, एक किसका? विभाग का। विभाग को ही इस समय दीवान बोला जाता है, ठीक है। दीवान ए अर्ज नाम से, ठीक है, दीवान ए अर्ज नाम से। दीवान ए अर्ज क्या होता था? यह दरअसल सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे आरिस ए मामालिक। इससे सवाल कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज का हेड कौन होता था? आरिज ए ममालिक। दीवान ए अर्ज होता क्या था? मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। और इसका काम क्या होता था आरिज ए ममालिक का?
इसका काम होता था सेना की भर्ती करना, उसके साथ-साथ पेंशन बाँटना और सेना को अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित करना। यह 3 काम था किसका? आरिज़-ए-ममालिक का। आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे बात करें तो अगला जो एक डिपार्टमेंट बनाया था प्रशासनिक सुधार के लिए, वो लिखिएगा दूसरे नंबर पे, बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। आपसे पूछा जाए कि ख्वाजा नामक, ठीक है, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? तो यह किया था बलबन ने। किसके लिए? भ्रष्टाचार को, ब्राइबरी जो था उस समय, ठीक है, घूसखोरी, भ्रष्टाचार जो था उसको रोकने के लिए इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो बर्नी कहता है कि बलबन अपने सैनिकों को चुस्त रखने के लिए प्रतिदिन शिकार के बहाने रेवाड़ी, रेवाड़ी उस समय हरियाणा को कहा जाता है, कहा जाता था, ठीक है? तो रेवाड़ी लिया जाया करता था। यह फैक्ट भी आप लिख लेना, पूछा गया है एग्जाम में। चौथे नंबर पे लिखे, बलबन के पहले सेना के रखरखाव की जो जिम्मेदारी थी वह दीवान ए बजारत के पास थी। दीवान ए बजारत के पास, ठीक है। दीवान ए बजारत का हेड कौन होता था? वजीर, ठीक है, वजीर। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक अधिकारी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक। दूसरे नंबर पे लिखिएगा, दूसरा जो 5वें नंबर पे लिखिए, जो अगला जो पॉइंट होगा, यदि डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अगला जो डिपार्टमेंट बनाया है बलबन ने, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखिए स्पाई डिपार्टमेंट। स्पाई को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। गुप्तचर विभाग में क्या करता है कि प्रत्येक इक्ता में उसके गुप्तचर रहते थे, ठीक है, और प्रतिदिन के घटनाओं का जो है ना वो स्पाई किया करता था। तो इसीलिए इस समय क्या किया था इन्होंने, एक स्पाई अधिकारी को नियुक्त किया था। उस अधिकारी को बोलते थे बरीद। अभी क्या बोलते हैं, सीबीआई ऑफिसर वगैरह जो होते हैं ना, सीबीआई आईबी सब, उस समय बरीद हैं, ठीक है। बरीद को ही जासूस कहा जाता था, या जासूस को ही बरीद कहा जाता था। यह आप ऐसे समझ सकते हो, आप जैसे समझना चाहते हो समझो। बरीद जो होता था वह रिस्पॉन्सिबल होता था किसके प्रति? आरिज ए ममालिक के प्रति, आरिज ए ममालिक के प्रति। जैसे अभी आईबी रिस्पॉन्सिबल होता है ना होम मिनिस्ट्री के प्रति, ठीक है। सीबीआई जो होम मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? होम मिनिस्ट्री के लिए। तीसरे नंबर पे बात किया जाए, चौथे नंबर पे दोआब ने इक्ताओं का पुनर्ग्रहण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि दोआब में जो इल्तुतमिश द्वारा दिया गया इक्ता था, उसमें अनेक इक्ताओं को फिर से क्या कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। पहले क्या हुआ था, इल्तुतमिश जब थे बॉस बने हुए, तो उन्होंने क्या किया था, वेतन के बदले क्या देते थे? जमीन का एक हिस्सा देते थे छोटा सा, जिसको हम लोग इक्ता कहते थे। तो उससे क्या हुआ था कि कई अधिकारियों के पास, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन हो गया था। तो इसने क्या किया कि उनकी जमीन को, इक्ता को छीन लिया और फिर से पुनर्ग्रहण कर लिया, अपने यहाँ उसको शामिल कर लिया। किसने? बलबन ने, ताकि वह ज्यादा मजबूत ना हो सके, ठीक है। यदि आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप काफी अच्छा समझ रहे हैं। आपको और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप बहुत होशियार हैं फिर, ठीक है। मेहनत करते हैं आप, इतना मैं मान के चलूंगा यदि आप इतना कर रहे हैं तो। आगे बात करते हैं, आगे बात जब करें तो उनका एक नाम लिख लीजिए, उनका जो चचेरा भाई था उसका नाम था शेर खां, ठीक है, शेर खां। ये एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह इसको लिखिएगा इसी में। इसका जो चचेरा भाई था उसका नाम था शेर खां। इसको दरअसल यह सुअर का मीट खिला करके इसको मरवा दिया था, ठीक है, जहर दे दिया था। यह दरअसल बठिंडा का जो हिस्सा था ना, वहां का गवर्नर हुआ करता था, तो इसको इसको भी बलबन ने मरवा दिया था। उसके बाद लिखिएगा आगे, आगे लिखेंगे तो जब दीवाने आरिज लिखे थे वहां पे लिख लीजिएगा इमादुल मुल्क, ठीक है। इमाद उल मुल्क नामक एक व्यक्ति था, उसको दरअसल उस डिपार्टमेंट का चीफ बनाया था। इमाद उल मुल्क को उस डिपार्टमेंट का चीफ बनाया था। उसके बाद तुगलिल खां वाला हिस्सा आपने लिख लिया है, बाकी इसमें आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, आपसे पूछा जाए तुगलिल खां जब भागा था तो उसको, उसके ऊपर प्राइज रखा गया था, तो वहां पर उसको पकड़ने में एक व्यक्ति ने मदद किया था। उस व्यक्ति का नाम था मुकद्दिर, मुकद्दिर, ठीक है। किसको मदद किया था? बलबन को मदद किया था, ठीक। और इसीलिए मुकद्दिर को ही दरअसल क्या, बलबन ने तुगरिल कुश, तुगरिल कुश,
तुगरिल कुश का क्या मतलब होता है? तुगरिल की हत्या करने वाला। ठीक है, यह उपाधि दिया था किसने? बलबन ने। किसको दिया था? मुकद्दिर को। क्यों दिया था? क्योंकि मुकद्दिर ने तुगरिल खां को पकड़ करके लाया था। ठीक। मोहम्मद खां के बारे में लिखा ना आपने, शहीद आजम या खान ए शहीद लिख सकते हैं। उसको दरअसल उसका उपाधि दिया गया था। तो यह बलबन के बारे में इतनी सारी बातें थी। मेरे ख्याल से आप इतना समझ रहे हैं तो फिर आगे आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आप हीरो हैं। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि बलबन का जो बेटा था वह भी मारा गया कुछ दिनों के बाद। जब बलबन का बेटा भी जब मारा जाता है तो बलबन के बेटा के मरने के बाद क्या होता है कि फिर से गद्दी पे बैठ जाता है कौन? उसका पोता। क्योंकि बलबन का तो बड़ा बेटा पहले ही मर चुका है ना, उसके बाद छोटा बेटा भी मर गया। तो गद्दी पे कौन बैठेगा? ऑब्वियसली गद्दी पे बैठेगा उसका पोता। ठीक है, और उसका पोता कौन है? दो पोता है, नाम मैंने बताया ना ऊपर में। एक का नाम है क्या? कैकुबाद। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। आपने पूरा लिख लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आगे लिखते हैं, बलबन जब चले गए तो उसके दोनों बेटे भी चले गए हैं। तो उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? कैकुबाद। क्या नाम है? कैकुबाद। अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। कैकुबाद गद्दी पे बैठता है। ठीक है, कब बैठता है? 1287 में। ठीक, 1287 में ही बलबन की मृत्यु होती है, तो 1287 में ही गद्दी पे बैठ जाता है। जब गद्दी पे बैठता है, ठीक है, और कौन बैठता है? देखो दो बेटा है इसका, कैखुसरो है, कैकुबाद है। ठीक। तो कैखुसरो कौन है? कैखुसरो को ही दरअसल कैकुबाद कहे हैं। तो यह दरअसल बुगरा खां का बेटा रहता है। ठीक। और एक जो कई लोग का ग्रुप है अमीरों का, चूंकि दो ग्रुप है हर पीरियड में रहता है। तो एक कहता है कि शहजादा मोहम्मद के बेटे को बैठाया जाए, और दूसरा कहता है कि नहीं, वो जो छोटा बेटा था बुगरा खां उनके बेटे को गद्दी पे बैठाया जाए। ठीक। उसके बाद हुआ क्या कि कैकुबाद को गद्दी पे बैठा गया। और कैकुबाद जो था बुगरा खां का छोटका का बेटा था। ठीक है, बुगरा खां कौन था? बलबन का छोटा बेटा, उसका बेटा था कैकुबाद। उसके मरने के बाद, बलबन के मरने के बाद कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया गया 1287 में। कैकुबाद जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो कीलूगढ़ी में, ठीक है, कहाँ? कीलूगढ़ी में। कीलूगढ़ी कहाँ है? दिल्ली के पास का इलाका है, यमुना नदी के किनारे का। वहां पर क्या करता है? एक फोर्ट का निर्माण करवाता है। इसका फोर्ट का, किले का निर्माण करवाता है। ठीक। और यह जो है इसके समय में हुआ क्या कि जो सारी जिम्मेदारी थी शासन की, शासन प्रशासन की जो जितनी भी जिम्मेदारी थी वह निजाम उद्दीन के दे दिया। ठीक है, इसको निजाम उद्दीन नामक व्यक्ति को, निजामुद्दीन नामक व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। किसने सौंपा? कैकुबाद ने सौंपा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब सौंपा तो उसके बाद उसके जो पिताजी थे कौन? उसके पिताजी थे बुगरा खां। बुगरा खां के कहने पर क्या किया कि उसकी निजामुद्दीन की हत्या करवा दी और जलालुद्दीन खिलजी को बुला लिया। ठीक है, इसी के समय एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जो आगे चल करके एक नई डायनेस्टी का नींव रखेगा। तो कुछ दिनों बाद कैकुबाद को शक होता है निजामुद्दीन पे, इसकी हत्या करवा दिया। इसने, कैकुबाद ने। और उसके बाद एक व्यक्ति जो है इसी समय का, वह दरअसल समाना में है। ठीक है, क्या समाना में? समाना में क्या कर रहा है? प्रांतपति के पोस्ट पे है। प्रांतपति के पोस्ट पे है। इसको बुलाता है कैकुबाद, कहता है कि आ जाओ। और इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को बुला करके क्या करता है कि अपने पास रख लेता है, शासन प्रशासन का जितना बागडोर है उसके हाथ में दे देता है। और उसको कहता है कि आज से तुम मेरे क्या रहोगे? आरिज ममालिक, यानी कि सैन्य विभाग का चीफ रहोगे। उसके साथ साथ इसको कहता है कि आज से तुम्हें एक उपाधि दे रहा हूँ, जिस उपाधि का नाम है शाइस्ता खां। आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी, तो कैकुबाद ने दी थी। ठीक है, और कहाँ शासक बनने से पहले किस पोस्ट पे था? समाना का सूबेदार था, फिर आरिज ममालिक बना, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में शासक बनेगा। ठीक। कैकुबाद अब इसके बाद कुछ दिनों बाद मर गया। उसके बाद गद्दी पे बैठे क्यूमर्श। ठीक है, क्यूमर्श।
क्यूमर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इनका नाम आप याद रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक के तौर पे क्यूमर्स को जाना जाता है। यह गुलाम वंश के अंतिम शासक हैं। इनके जाने के बाद जो है जलालुद्दीन आ जाएंगे। जलालुद्दीन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्यूमर्स की हत्या कर करके ये गद्दी पे बैठ जाएंगे और एक नए डायनेस्टी की नींव रखेंगे, जिसे हम लोग अगले लेक्चर से कवर करेंगे, खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो यह खिलजी वंश की नींव रखेंगे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो गुलाम डायनेस्टी के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसे पढ़ा है। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए इस चैप्टर से तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 90% सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। 10% की गारंटी मैं भी नहीं दे सकता हूँ, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा सिलेबस से पूछ दिए जाते हैं। आपको उसके लिए 10, 15, 20 किताबें पढ़नी होगी जो स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आप सब लोग चीज़ों को समझे होंगे और लिखे होंगे हमारे साथ। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।